हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के फर्स्ट पार्ट में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर प्लास्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पे प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। जैसे सिंथेटिक फाइबर में हमने पॉलीईस्टर पढ़ा था, तो पॉली प्लस ईस्टर, तो पॉलीईस्टर भी क्या है, पॉलीमर है। पॉली प्लस मर, पॉली मतलब होता है मैनी और मर मतलब यूनिट्स। यूनिट्स की ढेर सारी यूनिट्स की जब अरेंजमेंट होती है, उनको जोड़ा जाता है, तो वो एक पॉलीमर कहलाता है। तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। और जितने भी प्लास्टिक होते हैं, अलग अलग टाइप के प्लास्टिक होते हैं, उनकी तो सेम अरेंजमेंट नहीं होती, अलग अलग अरेंजमेंट होती है। अलग अलग अरेंजमेंट से मतलब है जो अरेंजमेंट होती है वो अलग हो सकती है। ओके, मतलब उनका अरेंजमेंट का जो तरीका है, किस ऑर्डर में अरेंज हैं, वो अलग हो सकता है। अब यहाँ पे दो टाइप के हैं, जैसे कि लीनियर अरेंजमेंट। अगर यूनिट्स वन बाय वन एक सीधी लाइन में अरेंज्ड हो तो वो लीनियर अरेंजमेंट में आएगा। और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में क्या होगा, आप देख सकते हो डायग्राम में किस तरह से अरेंज्ड हैं। एक है, उसके पीछे भी है और सामने भी है, तो ये कहलाता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। प्लास्टिक्स में हम देखते हैं आगे। Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That's why finds such a variety of uses. Types of plastic. Plastic can be divided into two main types, thermoplastic and thermosetting. अब जो प्लास्टिक होता है इसको रिसाइकल्ड किया जा सकता है, इसको रीयूज़ किया जा सकता है। रिसाइकल्ड और रीयूज़ हम आगे समझेंगे। प्लास्टिक आप जानते हो डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं, इसको पिघलाकर शीट्स में बनाया जा सकता है, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो प्लास्टिक में एक ऐसी क्वालिटी है जिसको हम किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से इसको हम वेराइटी ऑफ यूजेस हैं, मतलब इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। और टाइप ऑफ प्लास्टिक समझते हैं तो दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। सच प्लास्टिक्स विच गेट इजीली बेंट और डिफॉर्म ऑन हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। अब ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको आसानी से बेंट किया जा सकता है। बेंट मतलब उसको होता है मोड़ना, ओके, एंड डिफॉर्म मतलब उसको उसका शेप चेंज करना, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक जिनका आसानी से शेप चेंज किया जा सकता है बाय हीटिंग। अगर आप प्लास्टिक को गर्म करोगे, हमने हीट किया प्लास्टिक को और उसका शेप बदलकर हमने किसी और प्रोडक्ट में हमने उसको बना दिया, तो वो थर्मोप्लास्टिक कहलाएंगे। जैसे इसमें एग्जांपल हैं, थर्मोप्लास्टिक्स आर पीवीसी एंड पॉलीथीन। आपने देखा होगा जो पॉलीथीन होती है उसको भी रिसाइकल्ड किया जाता है। रिसाइकल्ड की जो प्रोसेस होती है यही होती है कि उसको हीट अप करके हम दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। तो पॉलीथीन है और पीवीसी होता है। पीवीसी के आपने पाइप सुने होंगे। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनल क्लोराइड। तो पीवीसी के पाइप्स भी होते हैं, ये भी एक पॉलीमर है। तो इनका ये एक थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़, बोटल्स, कॉम्स, कंटेनर्स एट्सेट्रा। अब आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे कंघा होता है या कंटेनर है, बोतल है, प्लास्टिक की बोतल। तो इसमें थर्मोप्लास्टिक जो है ये एग्जाम्पल से थर्मोप्लास्टिक है और इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है फॉर मेकिंग सच आइटम्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सच प्लास्टिक्स which when mold once cannot softened or deformed by heating, these are called thermosetting plastics. अब ऐसे प्लास्टिक्स जिनको एक बार बनाने के बाद अगर दोबारा उनको गर्म किया जाए या उनको किसी प्रोसेस से सॉफ्ट बनाया जाए तो उनको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो ऐसे प्लास्टिक जो होंगे वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। हालांकि जो थर्मोप्लास्टिक्स है उसमें डिफॉर्म किया जा सकता है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर पॉलीथीन बनाई गई और पॉलीथीन से हमने एक टॉय को बनाया, टॉय से फिर आप पॉलीथीन बना सकते हो बाय हीटिंग देम, ओके। लेकिन थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है इसमें ऐसा नहीं होता है। एक बार जो बन गया है उसके बाद हम उसको दूसरे प्रोडक्ट में नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो डिफॉर्म नहीं हो सकता। इसके एग्जांपल हैं बेकेलाइट एंड मेलामाइन। जो बेकेलाइट होता है, जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं घर में, तो इलेक्ट्रिक स्विच जो होते हैं वो बेकेलाइट से बने होते हैं। These plastics are used in making electric switch, handles of electrical appliances, handles of kitchen utensils. अब जो किचन के यूटेंसिल्स होते हैं, ओके, जो बर्तन होते हैं, जो पैन होते हैं, फ्राइंग पैन आपने देखा होगा, जो हैंडल होता है जिससे हम पकड़ते हैं प्लास्टिक का बना होता है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। आपने इलेक्ट्रिक स्विच देखे होंगे घरों में, तो इलेक्ट्रिक स्विच हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, तो ये सभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। अब
इलेक्ट्रिक स्विच और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में इसका इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इस रीज़न से ये इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करते हैं, तो ये इनका यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होता है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स, मतलब प्लास्टिक में से क्या क्वालिटीज़ होती है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, हम समझते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। जैसे आपने देखा होगा मेटल है या लोहा है ना, जैसे आयरन होता है तो उसमें जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। कॉपर में भी एक ग्रीनिश लेयर जम जाती है। तो दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रिएक्शन करते हैं, लेकिन प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, इसकी कोई किसी तरह की रिएक्शन आसानी से नहीं होती है, ये जैसा रहे वैसा ही रहता है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, प्लास्टिक जो होता है काफ़ी हल्का होता है और मजबूत होता है, ड्यूरेबल मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलता है। आपने देखा होगा प्लास्टिक्स की चेयर्स होती है, टेबल्स होती है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। प्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक जो होता है का हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। तो इस रीज़न से जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल आपने स्विच देखे होंगे और भी इलेक्ट्रिकल मीटर्स होते हैं, तो मोस्टली वहाँ पर प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं और यूजेस, इसके यूजेस देखते हैं प्लास्टिक्स के। प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो प्लास्टिक होता है जो मेडिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आपने देखा होगा टैबलेट्स जो होती है, आप जो गोली दवाई खाते हो तो उसमें प्लास्टिक्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो रैपिंग होती है टैबलेट्स की उसमें प्लास्टिक यूज़ होता है। और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उनकी पैकेजिंग के लिए भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकिंग यूटेंसिल्स। आपने देखा होगा जो फ्राइंग पैन होता है, आपने नॉन स्टिक ही फ्राइंग पैन करके आता है, तो उसमें टेफ्लॉन की एक लेयर होती है। टेफ्लॉन जो होता है एक पॉलीमर है जो कि एक प्लास्टिक है। टेफ्लॉन भी क्या है, एक पॉलीमर है, और ये पॉलीमर कहलाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो कहलाता है। तो टेफ्लॉन भी एक तरह का पॉलीमर है जो कि एक प्लास्टिक है जिसकी लेयर उस मेटल सरफेस पे चढ़ाई जाती है। तो टेफ्लॉन की क्या क्वालिटी है, उस टेफ्लॉन की जो लेयर होती है उस पर ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है। तो उस पर चिपकेगा नहीं तो क्या होगा, हम जो भी खाना बनाएंगे तो जो भी हम खाना बनाएंगे और उसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। फायर प्रूफ प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजिली। द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक्स टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। अब हमने सिंथेटिक फाइबर जो है वो ईजीली फायर को कैच कर सकता है, लेकिन फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, ऐसे प्लास्टिक्स आते हैं जो आसानी से फायर को कैच नहीं कर सकते। जैसे यह मेलामाइन है। मेलामाइन जो फायरमैन होते हैं, जो फायर ब्रिगेड होती है, जो फायरमैन होते हैं वो मेलामाइन प्लास्टिक्स को पहनते हैं क्योंकि वो फ्लेम रेजिस्टेंट है। हमने अभी पढ़ा था कि मेलामाइन जो है क्या है, मेलामाइन जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट होते हैं। फायर रेजिस्टेंट होते हैं तो ये यहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, प्लास्टिक का यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ए सब्सटेंस विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। अब ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं आसानी से बाय नेचुरल प्रोसेस, है ना। जैसे क्या होता है, आपने सड़ा गला जो भी फूड होता है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो सड़ा गला फूड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, या कोई प्लांट है या कोई एनिमल है तो मर जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। उस पर बैक्टीरियाज अटैक करते हैं और बैक्टीरियाज उसको दूसरे मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि यूज़ हो सकता है फॉर एग्रीकल्चर फील्ड में, जो कंपोस्ट जैसे कहा जाता है उसका यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे देखो एग्जांपल्स हैं, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फूड स्टफ्स, फ्रूट्स, पेपर, कॉटन क्लॉथ्स, वुड एक्सेट्रा। जो वेजिटेबल्स होती है, सब्जियाँ होती है, जो फूड होता है, फल होते हैं, पेपर होता है, कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, लकड़ी है, तो ये सारे आते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं और लंबे समय तक,
काफ़ी सालों तक वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लास्टिक्स। जो टिन होता है आपने देखा होगा, जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है वो टिन के इस तरह के टिन के कंटेनर में आती है, तो टिन भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वो सालों तक रहता है, वो डिकम्पोज नहीं होता, उस पर कोई बैक्टीरिया अटैक नहीं करते हैं। और प्लास्टिक्स भी लंबे समय तक रहता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है। प्लास्टिक्स इन द एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं टॉपिक प्लास्टिक्स इन द एनवायरनमेंट। अब प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, तो इस रीज़न से एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ वेरी मेजर प्रॉब्लम फॉर अवर एनवायरनमेंट। अगर कोई भी चीज़ डिकम्पोज नहीं होगी तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्लास्टिक यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है और ये डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे लिए ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये इकट्ठा होने लगेगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। Nowadays, plastic is very popular and used it for many purposes. As a result, we generate a large amount of plastic waste. Since plastic has non-biodegradable property, so plastic waste is getting accumulated in the environment. It causes environmental pollution. अब प्लास्टिक जो है डिकम्पोज नहीं होता। हम जानते हैं प्लास्टिक के काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट, अब प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या होगा, प्लास्टिक जमा हो जाएगा और ये प्लास्टिक क्या करता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसे क्रिएट कर सकता है, ये नदियों में चला जाता है। और ज़मीन में अगर प्लास्टिक्स रहेगा तो वाटर जो है पर्कुलेट नहीं हो पाएगा, वाटर अंदर ज़मीन में ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस रीज़न से क्या होता है, पानी ऊपर ही रह जाता है ज़मीन के ऊपर और बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्लास्टिक्स बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टिक को कैसे रोका जा सकता है। वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक थिंग्स एज फार एज पॉसिबल। हमें प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, मतलब जहाँ ज़रूरत हो वहीं हम प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि पॉलीथीन कई जगह बैन हो जाती है, उसकी जगह हम कपड़े से बना या फिर पेपर से बना बैग यूज़ करते हैं। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ ऑन द रोड और ऑन द रोड। जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, ओके, जो प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल है हम पानी में ना फेंकें और उसको रोड पे ना डालें, उसको सीधा डस्टबिन में ही डालें। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। अब यहाँ पर बात आती है, जो हम कचरा फेंकते हैं उसको कचरे को फेंक करना डस्टबिन में डालें और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट करें। जो बायोडिग्रेडेबल होगा, जो खाना है, सड़ा हुआ खाना है या फल है, तो वो क्या होगा, वो बनाया जा सकता है खाद में। जो मैन्योर होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो अटैक करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक, अगर इसको प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो इसको भी रिसाइकल्ड किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं 3R प्रिंसिपल। इसमें हम रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल को समझेंगे। फर्स्ट है रिड्यूस। वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। एग्जाम्पल्स, वी शुड यूज़ क्लॉथ बैग फॉर परचेसिंग एनी थिंग्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ओके, हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि प्लास्टिक के बैग्स जो होते हैं, पॉलीथीन होती है, वो बैन हो जाती है और उसको हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह कपड़े से बने बैग का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है रीयूज़। वी शुड रीयूज़ द सम प्लास्टिक थिंग्स एंड कंटेनर्स इन आवर होम्स एंड ऑफिसेज। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल एंड कंटेनर शुड बी यूज्ड फॉर कीपिंग अदर आइटम्स इन होम एंड किचन। अब रीयूज़ मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक की बोतल है, हम उसको फेंके ना उसको, और हम उसको किसी और काम के लिए उसको इस्तेमाल कर लें। जैसे कि देखा होगा, प्लास्टिक की बोतल आपने ख़रीदी है बाज़ार से, तो उसमें पानी की बोतल हमने ख़रीदी है, तो पानी पीने के बाद हम उसको फेंके ना, हम उसको इस्तेमाल करें, उसमें पानी भरकर उसको एज ए कंटेनर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक के कई ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ मतलब उसको दोबारा वापस से किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये रीयूज़ होता है। तीसरा हम देखते हैं रिसाइकल। थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, सो आइटम्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक शुड बी सेंट टू रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल टॉयज़, बकेट्स, मग्स एटसेट्रा। अब थर्मोप्लास्टिक हमने पढ़ा था, उसको
पिघलाकर उसको गर्म करके किसी और चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि हम उसको दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक का ही रिसाइकल हो सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता है। रिसाइकल मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हम उसको पिघलाकर गर्म करके पिघलाकर दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर दें तो वो थर्मोप्लास्टिक कहलाएगा। तो यहाँ पर जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, जो बोटल्स होती है, टॉयज़ होते हैं, इनको हम रिसाइकल करेंगे, इनको पिघलाकर हम किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे तो वो मटेरियल जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे खिलौने हैं, कोई कंटेनर है या मग्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा 3R प्रिंसिपल, ये टॉपिक ख़त्म होता है। 3R प्रिंसिपल ये बताता है कि हम 3R प्रिंसिपल को फॉलो करके, ओबे करके किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्लास्टिक से, प्लास्टिक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से। ओके, ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 3। आई होप इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।